बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कल रात इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से और बल्ले के निशान के हवाले से वो फ़ैसला, जिसका कल सारा दिन बड़ी बेताबी और शिद्दत के साथ इंतज़ार होता रहा, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने वो फ़ैसला सुना दिया। उस फैसले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले के निशान से नाअहल करार दिया गया और कहा गया कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन तहरीक-ए-इंसाफ ने करवाया है, वो ना ही इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक करवाया गया और ना ही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एडहेर किया गया। उसके बरखिलाफ जाके ये इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया गया। अब कल के इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सूरत-ए-हाल क्रिएट हो चुकी है कि नॉमिनेशन पेपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फ़ाइल कर चुके हैं या जो रहते हैं वो नॉमिनेशन पेपर फ़ाइल कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बल्ले का निशान छिन गया है, इसकी वापसी के लिए तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान बी और प्लान सी क्या है। और इमरान खान साहब जिनके खिलाफ नाअहली का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और तोशाखाना की डिस्क्वालिफ़िकेशन को और इलेक्शन कमीशन के 8 अगस्त के फैसले को बरकरार रखा, तो उस नाअहली के फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब की पार्लिमानी सियासत में वापसी हो और वो भी 2024 का इलेक्शन लड़ सकें, इस हवाले से भी आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो कल आपके साथ हमने एक बात शेयर की थी कि चूँकि मैंने कराची जाना है, तो हमारे वीलॉग का जो एक तसलसल है, जो कंटिन्यूटी है, उसमें कुछ थोड़ा-सा जो है वो फ़र्क आ सकता है, कोई ब्रेक आ सकता है। तो कुछ टाइमिंग का भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको साथ-साथ जो है वो अपडेट करते रहें। सबसे पहले तो नाज़रीन, ऑडियो लीक के हवाले से जो 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, 2 दिन कबल होने वाली समाअत का जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फ़ैसला जारी कर दिया। वैसे हम आम फ़हम ज़बान में इसको फ़ैसला कह देते हैं। जो हियरिंग होती है, उस हियरिंग का जो ऑर्डर होता है, उसको हुक्मनामा कहा जाता है, उसको फ़ैसला नहीं कहते। फ़ैसला वो होता है जैसे इलेक्शन कमीशन ने कल एक फ़ैसला सुना दिया। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से दरख़्वास्त के ऊपर फ़ैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत शाह महमूद कुरैशी की दरख़्वास्त ज़मानतों पे फ़ैसला सुना दिया। हाँ, अगर इसमें डेट पड़ जाए, जब डेट पड़ती है तो फिर इसको हुक्मनामा कहते हैं, उसको फ़ैसला नहीं कहते। तो ऑडियो लीक कमीशन का जो ऑडियो लीक केस का जो बाबर सत्तार साहब ने हुक्मनामा जारी किया, उसमें 3 अहम पॉइंट हैं नाज़रीन। एक तो आइंदा समाअत पे जो डीजीआईबी हैं, उनको बुला लिया गया है। डीजीआईबी से कहा गया है कि सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो इसकी कैपेसिटी किसके पास है? सर्विलेंस कैसे हो सकती है और कौन करता है? इसके अलावा डीजीआईबी से ज़ाती हैसियत में पेश होने का तो कहा गया है, लेकिन साथ में उनसे ये भी कहा गया है कि जिन अकाउंट से जो ऑडियो जो अलग की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी, लतीफ़ खोसर साहब की, नजम साकिब साहब की, ये किन सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुई, ये तफ़सीलात भी फ़राहम की जाएँ। और इसके अलावा ये सर्विलेंस जो मतलब डाटा की सर्विलेंस है, कॉल की रिकॉर्डिंग है, ये सर्विलेंस कौन कर सकता है? इस हवाले से भी 19 फरवरी तक डीजीआईबी रिपोर्ट भी दें और बयान हल्फी के साथ अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, आइंदा समाअत पे जो डीजीपीटीए हैं, उनको भी बुला लिया गया है। उन्हें भी कहा गया है कि ज़ाती हैसियत में आप आएँ और उनसे भी कहा गया है कि जो डाटा है कॉल करने वाले का, मतलब जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो यूज़र का डाटा महफूज़ बनाने के लिए पीटीए ने क्या इक़दामात उठाए हैं और साथ में चेयरमैन पीटीए से कहा कि आप अपना बयान हल्फ़ी भी जमा कराएँगे और तमाम जो फ़ोन ऑपरेटर हैं, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर हैं, उनको भी फ़रीक बना के उनसे भी जवाब तलब किया गया है कि कॉल को सुनने या रिकॉर्ड करने से मुतल्लिक रिपोर्ट भी दें। और इस सिलसिले में जो टेलीकॉम ऑपरेटर की, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर की जो हुकूमती हसास इदारों के साथ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ जो ख़त-ओ-किताबत होती है, तो वो किस तरीके से होती है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, उस हवाले से भी जो है तमाम मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर से भी आइंदा समाअत यानी 19 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वैसे डेट बड़ी लंबी पड़ी है, तो काफ़ी वक़्त होगा इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट, बयान हल्फ़ी और ज़ाती हैसियत में आके जवाब क्या देना है, तमाम चीज़ों की सोच-विचार का। इसके अलावा नाज़रीन, एक नईम हैदर पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया है। पहले तो मैं ट्वीट आपको सुना दूँ और फिर जो खबर है सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को के फैसले को चैलेंज किया गया है, मैं उसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। नाज़रीन, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने लिखा कि आज हमारा क्लर्क, वैसे इनका क्लर्क है लेकिन अच्छी बात है कि हमारा लिख रहे हैं, ये मेरा भी लिख सकते थे।
आज हमारा क्लर्क उस्मान सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अहलियत और इलेक्शन लड़ने की पिटिशन फाइल कर रहा था। नामालूम अफराद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनसे मोबाइल और पिटिशन के कागजात छीन लिए हैं। उस्मान को अगवा करने की कोशिश की गई। पिटिशन सरदार खोसा और शहबाज खोसा की तवज्जुह से दायर की जा रही थी। तो ये नाज़रीन एक दावा इन्होंने हुसैन पंजोता साहब ने किया है, लेकिन उन्होंने जो लिखा कि आज हमारा क्लर्क सुप्रीम कोर्ट पर नामुल अफराद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनसे मोबाइल फ़ोन पिटिशन छीन लिया, तो ये बात इन्वेस्टिगेट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी मतलब निगरानी में हैं, अपनी मतलब उनके नीचे सारी चीज़ें होती हैं, ये सीसीटीवी कैमरे। अगर ऐसा है जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का दावा है, तो ये सब कुछ सामने आ जाएगा। बल्कि पंजोता साहब को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के एससीपी को दरख्वास्त दे कि वो भी एक ट्वीट कर दें और काजी फैसल साहब को भी या रजिस्ट्रार सुप्रीम को भी इस हवाले से लेटर लिखते हैं, ताकि जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सामने आ जाएगा। इससे पहले भी नाज़रीन आपको याद होगा कि एक लेटर पंजोता साहब ने इमरान खान साहब के नाम से चीफ जस्टिस को लिखा था, लेकिन उस लेटर में किसकी तरह से लिखा गया, कोई राब्ता नंबर कि किसके साथ राब्ता करें, इलेक्शन के हवाले से था, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से था, लेकिन उस पर कोई जो है वो मतलब राब्ता का कोई नंबर चीज़ ही नहीं दी गई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिस्पॉन्स दिया था भी आपके बहुत सारे वकला हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके आते हैं, आपको रिट मिलता है। तो उसमें मैंने भी कहा था कि इशारा दिया, आप पिटीशन दायर कर दें। जैसे कल लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पिटीशन आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट जो दे सकती थी वो दे दिया गया। तो ये भी अगर ऐसा हुआ है तो इंतजार पंचोता साहब जो लीगल कोर्स है उसको अडॉप्ट करें, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो नाहिली के खिलाफ दरख्वास्त आज 30 सफ़ात की सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की अटेम्प्ट की गई है। अभी ये दायर नहीं हुई, ये पीर के रोज़ गालिबन दायर की जाएगी। ये नाज़रीन दरख्वास्त तैयार की है सरदार लतीफ़ खान खोसा ने। शहबाज खोसा साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं, जूनियर खोसा भी उनको कहते हैं। तो इसमें जो इस्तदा की गई है, फरीक तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को बनाया गया है, जिन्होंने तोशा खाना की जो कंप्लेंट थी वो डिस्ट्रिक्ट अदालत में दायर की थी। पहले एक और जज साहब थे जो केस सुना करते थे। जब उन्होंने इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स में बुलाया था, तो वहाँ पे जो कुछ हुआ था वो आपके सामने। फिर जज हुमायूं दिलावर साहब ने वो केस टेकअप किया था और फिर 5 अगस्त को 2023 को इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना में फैसला आया था और खान साहब को 2 साल की सजा और 5 साल की जो नाली के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फेस करना पड़ा था। तो ये जो नाज़रीन अपना इस्तदा है, इसमें आपको पता है कि 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ऑलरेडी 28 अगस्त को फैसला सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड नहीं है, नाहली आपके साथ साथ चलेगी। तो इस पर एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर फारूक साहब ने वो दरख्वास्त भी रद्द कर दी। और आमिर फारूक साहब अकेले नहीं थे, ये गालिबन किस तारीख का फैसला है नाज़रीन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फैसला, इसमें डेट भी दी गई है, 11 दिसंबर का ये फैसला है। इसमें आमिर फारूक साहब अकेले नहीं थे, आमिर फारूक साहब के साथ 2 रुकनी बेंच था, जिसमें सरदार तारिक महमूद जंगीरी साहब भी थे। तो ये नाहली वाली दरख्वास्त रद्द कर दी, इलेक्शन कमीशन के दलाइल को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान की अपील में कहा है कि 11 दिसंबर का जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ हमारी अपील एक्सेप्ट की जाए और ये फैसला अनाउंस किया गया अदालती औकात कार के बाद। उसकी कापी हमें अगले दिन रिसीव हुई। 5 अगस्त को जो इमरान खान को नाअहल किया गया, सजा दी गई, वो फैसला मुअत्तल किया जाए और नाअहली भी सस्पेंड की जाए। और इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 426 का हवाला दिया गया है। अब नाज़रीन कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि मैं अब फैक्ट पे बात करूंगा जो इस वक्त प्रेसिडेंट मौजूद हैं। बाकी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आजकल इलेक्शन का माहौल भी है और इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान भी हो चुका है, जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, तो इलेक्शन के अमल के दौरान कुछ भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आ सकता है। लेकिन कानून अब तक का जो ले डाउन, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अदालती फैसले हैं, जो अदालती नज़ायर हैं, उसके मुताबिक तो आपकी जो फैसला है वो तो सस्पेंड हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन जो है, जब तक फैसला कलअदम नहीं हो जाता, कन्विक्शन आपके साथ साथ ट्रैवल करती जाएगी, आपके साथ रहेगी। तो ये दायर कर दी गई है, अब ये मतलब पीर तक ये दायर कर दी जाएगी, फिर ये फिक्स भी हो जाएगी। तो फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। लेकिन मैं अब कोई दावे के साथ कोई बात नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ फैक्ट चीज़ें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि जो कल सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा, क्योंकि वाज़ेह था कि उसमें जो ज़मानत का मामला है उसमें 5-10 दिन सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ज़ाहिर सी बात है कि कानून को देखते हुए, कानून को भी देखा, उसमें कुछ चीज़ों को भी, कुछ एरर्स को भी देखा। लेकिन जो अतर मिनल्ला साहब ने नोट लिखा कि चूंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन का बिगल बच चुका है, तो
इलेक्शन की जो शफाफियत है, उसको साख है, उसको जेन्युइन बनाने के लिए कोई क्वेश्चन ना कर सके, तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को क्या जेल में रखना चाहिए? क्या उनको जेल में रखना मुफीद होगा, नहीं होगा? इस किस्म की उन्होंने अपने नोट लिखा, तो फिर कुछ भी हो सकता है इन हालात में। तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जाते-जाते आपके साथ खबर शेयर कर लें मुख्तसर से, फिर आते हैं जो प्लान सी और बी है बल्ले के निशान के हवाले से। फराज चौधरी जो कि फैसल चौधरी साहब के भाई हैं, जिन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया था, अब चूंकि एक और चीज़ रिपोर्ट हुई है कि उनकी जो अहलियाँ हैं बीना फराज, उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त दी गई थी कि वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया एमपीए के ऑर्डर के तहत। तो अब फराज चौधरी साहब को जो है रिहा कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन का इमरान खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से फैसला है। नाज़रीन, ये 11 सफ़ात का फैसला है। अभी भी चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब को टारगेट किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आमिर फारूक साहब को टारगेट करते हैं, लेकिन ये मुतफिका फैसला है। 5 रुकनी जो इलेक्शन कमीशन है उसका मुतफिका फैसला है। किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, किसी ने किसी किस्म से जो है वो मुखालफत में फैसला नहीं दिया। तो ये 5 जजेस का 5 इलेक्शन कमीशन के कार ने यकतरफा तौर पर, मतलब मुतफिका तौर पर फैसला दिया। यकतरफा तौर पर कहने लगा, सब ने मुतफिका तौर पर फैसला दिया। अब इस फैसले में नाज़रीन कहा गया है कि जून 2022 को जो पीटीआई का 2022 का जो इंटर पार्टी इलेक्शन था, हमने कलअदम करार दिया। क्योंकि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं नाज़रीन, यहाँ पे भी मैं शुरू में आपके साथ बात कर लूँ। ये जिस तरीके से फैसले में ये बातें इलेक्शन कमीशन ने शामिल की हैं, बातें क्या आपको बाद में बता देता हूँ। अगर ये दुरुस्त हैं, क्योंकि अभी फोरम मौजूद हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन देखना यह भी होगा कि मरकजी दफ्तर तो इस्लामाबाद में है इलेक्शन कमीशन का, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं या फिर पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं। क्योंकि पीटीआई ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ था, तो हम वहां पे जाके इसको वहां पे रेमेडी हासिल करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद से हुआ है। लेकिन बहरहाल अगर पेशावर हाई कोर्ट में गए तो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहबान ये जरूर सवाल पूछेंगे। अभी भी एक पीटीआई के रहनुमा वहां पे गए थे राहदारी जमानत के लिए, तो जज साहब ने पूछा कि आपकी हाई कोर्ट कौन सी लगती है? तो उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट लगती है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आप लाहौर हाई कोर्ट अपने सूबे में जाएं, अपनी हदूद में जाएं। तो यहां पर भी सवाल मुझे लगता तो है कि जरूर पूछा जाएगा। अब इससे जो लगता है, जो चीजें इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने लिखी हैं, अगर ये दुरुस्त हैं, इसी तरीके से तमाम इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसी तरीके से है, तो फिर रिलीफ हाई कोर्ट तो क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी नजर नहीं आता। अगर इसी तरीके से इवेंट्स हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीजों को बिल्कुल देखभाल के समझबूझ के फैसला दिया, तो फिर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहेगा। क्योंकि मैंने पीटीआई को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रखा, जो बातें फैसले में लिखी हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो मुझे समझ लगी हैं, अब मैं वो भी शेयर कर लेता हूं। इसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जितनी भी सियासी जमातें बनती हैं, हर किसी का हक है सियासी जमात बनाना, उसमें शमूलियत अख्तियार करना, लेकिन उनकी जो रेगुलेशन है उसका राइट इलेक्शन कमीशन के पास है। लाजमी है कि वफाकी और सूबाई और लोकल सतह पे कोई भी सियासी जमात है अपना स्ट्रक्चर तश्कील दे। पीटीआई का जो 2019 का आइन, जो कि 1 मई 2019 को जिसकी मंजूरी दी गई, जो कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया, उसके मुताबिक जो प्रोविजन इलेक्शन हुआ, उसके मुताबिक इमरान खान चेयरमैन है, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है और जहांगीर तरीन सेक्रेटरी जनरल है। असद उमर ने जहांगीर तरीन को जो है वो मतलब उसकी जगह पे मुंतखब हुए और मनी रिप्लेस किया इलेक्शन के जरिए। यह भी लिखा गया है इसी फैसले में कि असद उमर ने जहांगीर तरीन को इलेक्शन के जरिए जहांगीर तरीन को रिप्लेस किया। लेकिन अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है, उसमें जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है इलेक्शन कमीशन का, उसने एतराज उठाया, बल्कि सीरियस एतराज़ात उठाए हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती पीटीआई ने की है न्याजुल न्याजी साहब की, वो कानून के मुताबिक नहीं थी, पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक नहीं थी। और उमर अयूब ने न्याजुल न्याजी साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें फैसले में लिख दिया गया है कि उमर अयूब साहब की खुद जो बतौर पीटीआई सेक्रेटरी जनरल तैनाती है वो भी आईनी नहीं। कोई ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया कि कब उमर अयूब साहब जो हैं आईनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। तो आईनी तौर पे कहा कि वो मुंतखब नहीं हुए, तो फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल न्याजी की तैनाती नहीं कर सकते थे। तो ये सारा प्रोसेस ही इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस फैसले में कहा गया है कि जो पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो तो थे जमाल अकरम अंसारी, जिनको काउंसिल ने मुंतखब किया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काउंसिल है 5 साल के लिए। और पीटीआई के अपने कानून के मुताबिक, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जमाल अंसारी को अगर हटाना था, उनका कोई इस्तीफा नहीं, उनको हटाने का कोई डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे पेश नहीं किया गया। नेशनल काउंसिल 2/3 से जो है वो जमाल अंसारी को हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पेश नहीं किया गया। तो इसमें कहा गया है कि आइन के तहत जो है वो ये इंतखाबात नहीं करवाए गए। पीटीआई को चाहिए था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, क्योंकि उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, 5 साल के लिए जो मुंतखब हुए थे वो अपने टेन्योर पूरा कर चुके थे, तो चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर करना था।
उस चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर नहीं किया गया। उस चीफ ऑर्गेनाइजर ने चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती करनी थी। तो इसीलिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। एक और मौका दिया गया, उस मौके से भी तहरीक-ए-इंसाफ ने फ़ायदा नहीं उठाया, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्ले के निशान के लिए अहल नहीं है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इनके पास प्लान बी और सी क्या है, क्योंकि जब प्लान बी और सी की बात होती है, जब थंबनेल पे लिखते हैं तो सोशल मीडिया पे बिकता भी बड़ा है कि ग़ालिबन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाद कोई बड़ा प्लान बी मौजूद होगा। नाज़रीन, सबसे बड़ा जो प्लान है वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यही है कि हमारा, अब इसको बी कह लें सी कह लें, कि हमें बल्ले का निशान वापस मिले, हमारे अपने कैंडिडेट बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ें। तो इसके लिए जो प्लान बी जो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, जिसका बैरिस्टर गौहर साहब ने ग़ालिबन ऐलान भी किया है, वो ये है कि हम हाई कोर्ट से रिज्यू करेंगे। अब हाई कोर्ट कौन से रिज्यू करनी है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां से पीटीआई को लगा कि हमारे हक में फैसला आ सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, वहां पे चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो सरे दस्त जो प्लान बी है वो तो यही है कि आप इसके ऊपर एपलेट फोरम पे जा सकते हैं, आपके पास राइट ऑफ अपील मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, कुछ ये भी लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान सी है, प्लान सी के 2 पॉइंट हैं, 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि पीटीआई के ज़ाहिर सी बात है कि अगर बल्ले का निशान वापस ना मिला, पार्टी सिंबल वापस ना मिला, तो फिर प्लान सी ये हो सकता है, अदालतों से रिज्यू करने के बाद वहाँ से रिलीफ ना मिला तो फिर आप आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे अपने लोगों को खड़ा कर दें। लेकिन ये कोई इतना वायबल नहीं नज़र आता। पूरे मुल्क में जब आपके कैंडिडेट आज़ाद लड़ेंगे, तो वोटर के लिए जो एक आम वोटर है, जो पढ़ा लिखा वोटर नहीं, जिसे इलेक्शन के सिंबल का ज़्यादा पता नहीं, तो वो कैसे पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट को जाके सेलेक्ट कर पाएगा और उसका जो पार्टी सिंबल है उस पे वोट या उस पे स्टैंप जो है वो लगा पाएगा। तो ये भी एक सोच मुझे किसी एक सोर्स ने, गैर मुसद्दक़ा ने, मैं पहले बताऊंगा, गैर मुसद्दक़ा ज़राए ने बताया, लेकिन बंदा बड़ा रेलेवेंट है। उसने बताया कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी छोटी सियासी जमात के साथ इलाक़ कर ले और उस सियासी जमात के जो टिकट्स हैं, उस टिकट से, उनके पार्टी सिंबल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इलेक्शन लड़ लें। लेकिन नाज़रीन, अगर ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया तो ये भी इतना आसान ना होगा। मुझे किसी ने बताया है कि पीपी तो नून लीग हो नहीं सकती, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो नहीं सकती, परवेज़ इलाही साहब वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि फिर आप अंदाज़ा कर लें कि कौन सी जमात हो सकती है। तो आप भी नाज़रीन अंदाज़ा करें, जमात इस्लामी भी हो सकती है और भी कोई सियासी जमात हो सकती है, लेकिन क्या ये फिजिबल होगा, ये वायबल होगा, ये नाज़रीन बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस ऑप्शन के ऊपर। तो देखते हैं कि ये फैसला पीटीआई जो है इलेक्शन कमीशन का पार्टी सिंबल के हवाले से किस हाई कोर्ट में कब और कैसे और किन नुकात की बिना पे चैलेंज करती है और क्या अदालत को सेटिस्फाई कर पाएगी, ये नाज़रीन सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।